Hello, warriors, and welcome back to Math and Myth. Today we are going to see our lesson number 4 of quadratic equations. I hope you are all geared up for this session. तो अभी तक अगर आपने पिछले वाले सेशंस नहीं देखे हैं या फिर आप इस चैनल पे नए हैं बच्चों, तो फिर आई वुड से गो हिट दैट सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो और बेल आइकन को दबाना मत भूलें बच्चे. बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, आ चुके हैं आपके लिए, तो उन सबको आप एंजॉय करें एंड आई वुड से लर्न एंड हैव फन एट द सेम टाइम ऑन दिस चैनल. साथ के साथ अगर आपके कुछ दोस्त हैं जो साथ में आपके पेपर्स दे रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी तरीके की मैथ्स एंड्योर्स को आगे परस्यू करने वाले हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. साथ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, इससे मुझे बड़ी हेल्प मिलती है और हमें एंथुजियाज्म मिलता है कि हम और इम्प्रूव कर सकें आपके लिए. ठीक है, साथ के साथ अगर मैं आपके लिए इम्प्रूव कर रहा हूँ तो आप मेरे साथ भी इम्प्रूव करेंगे ही सही. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन दिस email address and on Instagram. You can have a chat with me regarding if you having a problem with your curriculum or you need some motivation or you are stuck somewhere in studies. I'll help you out through that. Other than that, you can friend me on Facebook. Don't forget to friend me on Facebook. I would say there's a lot more information other than this which are important for you to know regarding JEE mains और other जितने भी JEE advance और किसी भी अलग तरीके के एग्जाम्स के लिए आपके लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो Facebook ट्विटर पे आती है. So don't forget to friend me on Facebook and follow me on Twitter. Other than that, this channel is there for all the information hub. उसके साथ साथ इस वीडियो के नीचे आपके पास टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पे आप 24/7 डाउट्स जो है पोस्ट कर सकते हो बच्चे और आपको उसके आंसर्स मिल जाते हैं. उसके अलावा जितनी भी पीडीएफ्स यहाँ पे बनती हैं इस लेक्चर के नीचे उस रिसोर्सेज नाम की एक फाइल है, वहाँ पे जाके आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी इस चैप्टर में हमने ये सारे टॉपिक्स जो हैं बच्चे कवर कर चुके हैं ऑलरेडी. आज हम देखने वाले हैं ये वाला टॉपिक, कंडीशन फॉर 1 कॉमन रूट और 2 कॉमन रूट्स, एंड फिर उसके बेसिस पे डिपेंडेंसी क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 में ए बी सी की, वो भी देखने वाले हैं. चलिए तो आगे देख लेते हैं. ओके, सो कॉमन रूट्स का मतलब जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस है बच्चे, सपोज a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है. ठीक है, अच्छा, इनमें से इसका एक रूट है अल्फा और गामा और इसका एक रूट है अल्फा और बीटा. ठीक है, तो इसमें जो एक कॉमन रूट दिया हुआ है बच्चे हमारे को, ये कॉमन रूट है, इसकी कंडीशन क्या होगी वो हमें बताना है. ठीक है ना, तो क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया, जैसे ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, तो अगर इन दोनों को ये इक्वेशन अगर दोनों ही अल्फा दोनों ही रूट हैं, तो इसका मतलब अल्फा इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो हमने इसमें डाल दिया, इक्वेट कर दिया जब हमने, तो हमने देखा कि यार a1 अल्फा स्क्वायर आया प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल्स टू a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 आया. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाली इक्वेशन को, जैसे मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया a2 से और सेकंड वाली को कर दिया a1 से, तो देखो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा a2. अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे भी a2 होगा और यहाँ पे भी a1 होगा, इसके साथ साथ यहाँ पे भी a2 होगा और यहाँ पे भी a1 होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया. अब जैसे इक्वेट किया था तो भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, हमारे पास अल्फा में एक रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, उसी तरह से अगर मैं दूसरी बार इसको a1 और a2 से मल्टीप्लाई ना करते हुए b1 और b2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे अल्फा वाले टर्म्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1 b2 बच्चे यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर भी b1 b2 हो जाएगा, यहाँ पर a2 b1 और यहाँ पे b2 a1 हो जाएगा उसकी जगह पे. तो फिर हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी अल्फा स्क्वायर के लिए भी. इन दोनों कंडीशंस को यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, दो इक्वेशंस लिख सकता हूँ इस तरह की, और उस दोनों ही किसके बराबर होंगी, a1 b2 माइनस a2 b1 के बराबर होगी कि नहीं, यहाँ से देख सकते हो आराम से. जैसे मैंने किया तो अल्फा को करके दिखा देता हूँ, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा को कॉमन ले सकता हूँ मैं, a2 b1 माइनस a1 b2, ये तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, c2 a1 माइनस c1 a2, यही चीज आ जाएगी. और जैसे ही हमने ये देख लिया, यहाँ पे न्यूमरेटर, इसके लिए हमारे पास कंडीशन जो है डिनोमिनेटर में फिर से यही आ जाएगी, a2 b1 माइनस a1 b2,
और इस बार ऊपर क्या आ जाएगा, B1 के टर्म्स में आ जाएंगे हमारे पास आंसर्स, ठीक है ना, दैट इज C2B2 C2B1 सॉरी C2B1 माइनस C1B2, ये चीज आ जाएगी। अच्छा अल्फा स्क्वायर अल्फा दोनों ही आ चुका है हमारे पास, तो इनको इक्वेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इन तीनों के लिए एक ट्राई इक्वेशंस बना सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन दिस इक्वल टू अल्फा अपॉन दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस, कांस्टेंट टर्म्स के लिए। अब क्योंकि मुझे अभी इसी तरह से हमने यहाँ पे निकाला था ना, यही चीज है, देखो यही चीज मैंने निकाली हुई थी, इसको ट्राई इक्वेशन में हमने अगर फॉरवर्ड कर दिया तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, कंडीशन फॉर ओनली वन कॉमन रूट, जब दो इक्वेशंस में एक रूट कॉमन है, दैट इज C1A2 माइनस C2A1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1। अभी यार जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया, देखो मोटा मोटा समझ नहीं हुआ था, ये फॉर्मूला याद है तो सब कुछ ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर वन रूट कॉमन, समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे से देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है पता है, इसका ट्रिक, क्विक ट्रिक, ये याद करना भी तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है, पर ट्रिक याद कर लिया तो बढ़िया है, मजा आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं उस ट्रिक के लिए आपको क्या बोलूंगा कि क्या करो, आपके पास जैसे दो इक्वेशंस हैं, उनके कोफिशिएंट्स हैं, तो आप लिख लो A1 B1 और C1, यहां पे लिख लो A2 B2 और C2। अब क्या करो, एरोज लगा दो, ये लो एरो लगा दिया, तो यहां से क्या पहला एरो क्या बन रहा है, A1 B2। अब जैसे उल्टा एरो किया है तो माइनस लगा दो, माइनस A2 B1। अगेन क्योंकि अब दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो गए तो ये लो सेक्टर शिफ्ट कर लिया, B1 C2 माइनस क्योंकि उल्टा एरो है तो C1 B2 इक्वल्स टू, अब क्योंकि अब मैंने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दिया, ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में रिलेशन निकाल दिया, अब मुझे किसका रिलेशन बच गया, ए और सी का रिलेशन बच गया। तो भाई ए और सी में तो बहुत ही मजा आने वाला है, क्यों, क्योंकि यार माइनस का साइन तो है हमारे पास, पर उससे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट है इक्वालिटी के इस साइड, उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ C1A2 माइनस A1C2 या फिर A1C2 माइनस C1A2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का साइन लगा हुआ है, ठीक है। याद करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, यहां से आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो आपको जब भी फॉर्मूला है तो आप पहले ही कोफिशिएंट्स लिख लो, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिख लो, आपके पास ये क्या बन जाएगी हमारे पास, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट, कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। बात समझ में आ गई बच्चे, इज इट क्लियर, ठीक है ना। बाकी जो भी पढ़ा उस सिर्फ मैनिपुलेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन है और कुछ भी नहीं है बच्चे। मैंने जैसे यहाँ पे करके दिखाया, अल्फा और अल्फा स्क्वायर में, ये यहीं पे लिखी हुई है, अल्फा और अल्फा स्क्वायर में कैसे करना है, A1 A2 से मल्टीप्लाई कर दो दो इक्वेशंस को, इसको जैसे A1 से कर दिया, फिर B1 B2 से कर दो, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी, इसको इसमें ट्रांसफर किया ट्रायल इक्वेशन में और ये निकाल दिया रिजल्ट, सिंपल है। बात समझ में आ गई, चलिए इसी तरह से क्या बोल सकता हूँ, इफ बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अब मतलब दोनों ही इक्वेशन सेम हो गई, मतलब अगर A1 और A2 A1 x स्क्वायर प्लस B1 x प्लस C1 इक्वल्स टू 0 एंड A2 x स्क्वायर प्लस B2 x प्लस C2 इक्वल्स टू 0 बोथ हैव रूट्स सपोज अल्फा एंड बीटा, तो उसमें क्या चेंज होगा बच्चे, सिर्फ और सिर्फ रेशियो चेंज होगा हमारा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। मतलब अगर मैं लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस, सपोज यहाँ पे 2x स्क्वायर, थोड़ा और इजी ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे लिख लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, या फिर लिख दूँ 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, दोनों ही तो क्या है, इक्वेशंस के रूट सेम होने वाले हैं। ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, मैंने 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं LHS RHS से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दोनों रूट्स कॉमन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जो यहाँ पे A1 एक्स स्क्वायर प्लस B1 x प्लस C1 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है A2 एक्स स्क्वायर प्लस B2 x प्लस C2 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं दोनों को बोल सकता हूँ A1 विल बी अपॉन A2 विल बी इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 विल बी इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 and that will be equals to C1 upon C2. This will be the condition for both roots common. Condition for both roots common. Simple. Is it clear?
ये मैंने मेरे यहाँ पे आ गया हो तो देख लेना, उसके बाद पीडीएफ में तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। बात समझ में आ गई बच्चे, यही चीज लिखी है मैंने यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नया तो लिखा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द इक्वेशन x square minus 11x plus m equals to 0 and x square minus 14x plus 2m equals to 0 have a common root then find the m। अच्छा ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस एम इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2m इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा अगर कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया 1 माइनस 11 और m, यहाँ से आया 1 माइनस 14 और 2m, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से आया माइनस 14 माइनस ऑफ माइनस 11, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, चलो इसमें से माइनस कॉमन ही निकाल लेते ना, वो वैसे भी कट जाएगा, एक मिनट। चलिए माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस 14 माइनस माइनस 11 इज 14 माइनस 11 बेसिकली, माइनस कॉमन निकाल लिया, ओके। और इसके साथ इसको माइनस कर ही दिया, ओके। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस 11 इंटू 2m मतलब माइनस 22m माइनस माइनस 14, तो यहाँ से भी माइनस निकाल लिया, तो ये माइनस का और ये माइनस का प्लस हो गया, ये हो गया 14m equals to 1 into 2m minus 1 into m, that is m, this is square। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, यहाँ से हो गया 3 और यहाँ से आ गया हमारे पास 22 minus 14 that is equals to 8, तो यहाँ से आ गया 8m equals to m square। ये क्या आ गया, m square equals to 24m, तो या तो m हो सकता है हमारे पास 24 या फिर m हो सकता है हमारे पास 0, सिंपल, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना तो आता है ना, m square minus 24m equals to 0, तो या तो हमारे पास आ जाए 24 या तो आ जाए हमारे पास 0, उसकी कंडीशन में हमारे पास इन दोनों में एक कॉमन रूट हो जाएगा। 0 पे तो दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, तो एक रूट 0 ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, 48 और 24 बिल्कुल हो जाएगा, उसमें भी बन रहा है 8 इंटू 3 और यहाँ पे आ जाएगा 14 और यहाँ पे क्या है 48, तो 48 को क्या बोलते हैं 8 इंटू 6, तो 8 कॉमन रूट हो जाएगा, 8 कॉमन रूट है और 0 कॉमन रूट है, ये भी निकाल लिया हमने, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ के रखो बच्चे, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो क्वेश्चन को कितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो वो करते रहो, ठीक है, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस होती रहेगी, ओके। और आंसर्स क्या पूछ रहे हैं, कितने तरह की डिवर्सिटी हो सकती है उसमें, वो भी पहचान में आ जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव वन रूट इन कॉमन, हैव वन रूट इन कॉमन। चलिए तो वापस से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है, उसी के साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 दे रखा है, दोनों के कोफिशिएंट है 1 बी माइनस 1 1 1 बी, यहाँ से किया इसको मल्टीप्लाई माइनस किया इसको, दैट इज 1 माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस 1 दैट इज बी स्क्वायर प्लस 1, और इक्वालिटी में आ जाएगा, इक्वालिटी में आ जाएगा b माइनस माइनस 1, तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व एंड गेट द आंसर, कोई मुश्किल तो है नहीं। तो यहां से मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस बी मतलब b स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी क्यूब माइनस b इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, तो ये b स्क्वायर कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b क्यूब प्लस 3ab इक्वल्स टू 0, यहाँ से b कॉमन निकाला, b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो या तो b की वैल्यू हो सकती है 0, यहाँ पे 0 है बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आ सकती है हमारे पास b की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है ना। ये मैंने बताया था बच्चे, b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू माइनस 3, और फिर हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर माइनस 3 ले लिया तो प्लस माइनस आगे निकाल लिया, अब माइनस 1 के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, प्लस माइनस आयोटा रूट 3, दो रूट्स आ सकते हैं, यहाँ पे आयोटा रूट 3 दे रखा है, यहाँ पे निकाल लिया। सपोज ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस में मैंने एक और ऑप्शन दे देता आपको माइनस ऑफ आयोटा रूट 3, तो आप बोल सकते थे कि हाँ ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, दोनों ही करेक्ट हो जाते बच्चे उस केस में। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इक्वेशन, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो इसका एक लंबा मेथड है, ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो सिर्फ आपको डिक्टेट कर देता हूं मैं, क्या करोगे, इसमें बोल रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल्स टू 0 एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स plus 6 equals to 0 have one root in common. The other roots of the first are in the integers, the other roots of the first and second equations are integers in the ratio
4:3। उसने बोल दिया है आर इंटीजर्स, ठीक है ना, आर इंटीजर्स इन द रेशियो 4:3। तो पहले क्या करना है, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो लंबा मेथड है उसमें बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड ये है कि भाई आपको सबसे पहले तो ये दो इक्वेशन दे रखी है ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें सपोज ए अल्फा बीटा है और यहाँ पे है अल्फा गामा। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ ये अलग क्यों है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं बच्चे ऑलरेडी, तो आप सीधा जाके एकदम से करने लग जाओगे तो नहीं होगा। जैसे वो कोफिशिएंट्स को हम करते रहते हैं मैनिपुलेट, वैसे नहीं हो पाएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें पहले, अब उसने बोल रखा है बीटा और गामा के बीच में रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दे रखा है, बीटा अपॉन गामा जो दे रखा है वो 4:3 के रेशियो में, मतलब 3 बीटा इक्वल्स टू 4 गामा। अब क्योंकि ये दिया हुआ है ऐसा, दो अल्फा तो इनको सेटिस्फाई करेगा ही सही, ठीक है ना, अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा ही सही, पर फिर अब इनको बीटा और गामा के रूप में भी लिखना पड़ेगा बच्चे आपको। जैसे इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस ए, और उसके बाद ये भी लिख लिया कि गामा स्क्वायर माइनस सी गामा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब उन दोनों को अल्फा के टर्म्स में आके मैनिपुलेट करना पड़ेगा, वेरी लॉन्ग मेथड। फिर उसके बाद जाके कोफिशिएंट के मेथड लगाएंगे हम। गलत बात, ये नहीं करूंगा मैं। दूसरा मेथड क्या है, इंटीजर बोल रखा है 4:3 बोल रखा है, तो मैंने मान लिया ना कि मेरे 4 और 3 ही रूट है, 4 और 3 ही रूट है। क्या होगा, बेसिकली इसके बेसिस पे अगर कोई इंटीजर आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इंटीजर में आंसर देना है। अगर नहीं आया तो फिर मैं उस मेथड से जा ही सकता हूँ। पर हर बार ऐसा होगा इसी की 4:3 डाल दिया है, तो अगर इसमें 4:3 आ चुका है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल्स टू 0। अगर इसका एक रूट 4 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज 16 माइनस 24 है, 24 प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरा क्या बोल सकता हूँ कि यार एक्स स्क्वायर, ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें 3 आ रहा है, अगर हमारे पास रूट है तो क्या बोल सकता हूँ, 9 इसमें डाला है ना, 3 इसमें डाला है, 9 माइनस 3 सी प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है, 15/3 5 आ गई। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है। अब जब हमारे पास ए और सी आ ही चुके हैं तो मैं क्यों अब क्वाड्रेट उसमें जाके मैनिपुलेशंस करूंगा। ए और सी आ चुके हैं, दो इक्वेशंस आ चुके हैं, दोनों के रूट्स निकाल लो, बात खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स क्या क्या आ जाएंगे बच्चे, एक्स इक्वल्स टू 4 और 2। जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, एक 4 तो था इसी, 2 आ गया, तो आंसर मैं वैसे भी बोल सकता हूँ 2 है। नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके लिए दो रूट्स क्या जाएंगे, 2 और 3। तो ये रहा हमारा आंसर। 2 वो रूट है जो इन दोनों के लिए कॉमन है। अब इसके बाद जब ए और सी आ चुके हैं तो हमको वो करने की जरूरत थोड़ी है, फिर तो रूट निकालो, बात खत्म, सी आंसर, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैव अ कॉमन रूट देन a is to b is to c equals to ओके। अब उसने बोला है कि a 0 नहीं है, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, और a b और c सब के सब रियल नंबर्स है, बहुत ही बढ़िया। और इस ये इक्वेशन जो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसमें एक रूट कॉमन है। अब यार आप बोलोगे सर इसमें तो 3 आ गए, अब क्या करें। अरे बेवकूफ बना रहा है, बुद्धू बना रहा है, तुम इसको देखो पहले, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसका तो d ही लेस देन 0 है। b स्क्वायर माइनस 4ac जब करूंगा तो इसका तो d ही लेस देन 0 आ रहा है। d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, नहीं a के बार, हाँ a भी है, 2 ग्रेटर देन 0 है ना इसमें, d लेस देन 0 का मतलब इमेजिनरी रूट्स, और इमेजिनरी रूट्स में ए बी सी ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं, ये सारे के सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो या तो a प्लस आयोटा बी या फिर a माइनस आयोटा बी के फॉर्म में होंगे, ठीक है। दोनों ही इनफैक्ट एग्जिस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मैंने पहले ही बोला था, हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो या फिर इरैशनल रूट्स हो, जब भी हमारे पास कोफिशिएंट्स रैशनल होंगे। अरे तो ये तो बेवकूफ बना रहा है, इसका मतलब एक नहीं दोनों ही रूट कॉमन है,
क्योंकि एक रूट कॉमन मतलब दूसरा उसका कॉन्जुगेट ऑटोमेटिकली आ गया। तो अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो इसका मतलब रेशियो दोनों के सेम हो जाएंगे। इसका मतलब a/2 will be equals to b/3 will be equals to c/4 ही होगा बच्चे, एंड हेंस a/b/c will be equals to 2:3:4 and that will be my answer. सिंपल। बात समझ में आ गई बच्चे? ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बना रहे, एक आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन फेंका, उसने लैंग्वेज गेम खेला है, मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है ये। हैव अ कॉमन रूट का मतलब एक कॉमन रूट बोला है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ओनली कॉमन रूट बोला है, ओनली वन कॉमन रूट नहीं बोला। तो इसका मतलब एक भी है और दूसरा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा क्योंकि दोनों रूट्स कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फिर अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इक्वेशंस a plus 2x square plus bx plus c equals to 0 and 2x square plus 3x plus 4 equals to 0 have a common root। अगेन उसने वापस यही गेम खेल लिया है, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास देन अब उसने कुछ और कंडीशंस बोली है, ये उसका उस पिछले वाले क्वेश्चंस का एक एक्सटेंशन है बच्चे, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंशन है। वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास अगर इफ इक्वेशंस a plus 2x square plus bx plus c और ये 2x square plus 3x plus 4 equals to 0 हैव अ कॉमन रूट, मतलब दोनों ही रूट कॉमन है, ठीक है ना, दोनों ही रूट कॉमन हो जाएंगे। इसका मतलब a plus 2/2 will be equals to b/3 will be equals to c/4। तो उसने कुछ कंडीशंस बोली है, b square minus 4ac is greater than 0, ये तो हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। इसका अगर मैं d चेक करूं बच्चे तो वो आ जाएगा हमारे पास b square minus 4 into a plus 2 इंटू सी। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8c, यही आएगा, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो ये इसका d अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसका और इनके बीच में एक कॉमन रूट है, तो इसका मतलब इसके भी दोनों ही रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। दोनों ही रूट्स कॉम्प्लेक्स मतलब इसका भी d लेस देन 0, इसका d लेस देन 0 मतलब ये भी लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर विल बी लेस देन 4ac माइनस 8c। तो हमारे पास सी ऑप्शन तो आ गया करेक्ट, ठीक है। अब वो बोल रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्यों? क्योंकि देखो a प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू मतलब 2, हम रेशियो जब मिनिमम वैल्यूज की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वही ले लेते हैं। अब 2 3 4 का रेशियो जो है वो इससे छोटा तो रेशियो आ नहीं सकता, ठीक है ना। 1:1.5:1 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या बोलेंगे 1:1.5:2 तो लिख नहीं सकते, तो 2:3:4 ही लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 और c की वैल्यू आ गई 4। हेंस मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो यही है अभी, ठीक है ना, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू तो यही है। चले, बात समझ में आ गई बच्चे? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? चले आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अगर कांस्टेंट टर्म वहां लिख दी तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को a से डिवाइड कर दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करने की कोशिश करी यहां पर। तो स्क्वायर बनाने, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश क्या है मेरी, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश क्या है कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, जैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड करते हैं ना, हिंदू मेथड जिसको बोलते आए हुए हैं, हिंदू मेथड के जैसे यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ पे हमारे राइट हैंड साइड पे तो स्क्वायर बन गया ऑलरेडी पूरा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन गई। अब मुझे पता है इसको मैं d बोलता हूँ, इसको मैं डिस्क्रिमिनेंट बोलता हूँ। सिर्फ मैनिपुलेशंस करिए बच्चे, सिर्फ मैनिपुलेशंस करिए। इसको डी बोला, यहाँ पे आ गया, चमक गया। अब हमारे पास जो ये फाइनल इक्वेशन है ये ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रही है बच्चे, ये वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैं आपको समझाता हूँ। देखो कार्टेशियन प्लेन तो आपको पता ही ना क्या होता है बच्चे, कार्टेशियन प्लेन तो क्या होता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास हो गई एक y एक्सिस और ये हो गया हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं x पे भी और y पे भी हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब यहां पर जब भी कोई पैराबोला बनेगा, पैराबोला इज एन एक्सप्रेशन, इज अ ग्राफिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे। जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा, उसका ग्राफ एक पैराबोला बनता है। अब बोलना सर ये क्या गंदा सा नाम है पैराबोला। अब भाई तुम्हारा नाम जैसे राहुल है, चिंटू है, नेहा है, श्रुति है, मेरा नाम जय है, वैसे ही इसका नाम पैराबोला है, ठीक है। तो पैराबोला का नेचर क्या हो जाता है बच्चे, पैराबोला होता है इस तरह का,
ठीक है ना। पैराबोला किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये लो, ये होता है हमारा पैराबोला, ठीक है ना। और ये जो चीजें हैं वो ऐसी नहीं जाएगी, ऐसे मत बना देना इसको, ये यू नहीं है, ये यू नहीं है, पर ये वी भी नहीं है, इट्स अ कर्व डाउन हियर, it's a curve down here, and this is only called the vertex of parabola, vertex of parabola, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a, माइनस d/4a। यहाँ पे -b और a तो वही है हमारा ax² प्लस bx प्लस c में जो होता है, और d हमारा है डिस्क्रिमिनेंट, d है हमारा डिस्क्रिमिनेंट बच्चे, दैट इज b² माइनस 4ac। इज इट क्लियर। तो ये ग्राफ जो बन रहा है ना, ये ग्राफ बन रहा है कार्टेशियन प्लेन पर बच्चे, ये ग्राफ बन रहा है कार्टेशियन प्लेन पर। अब ये किस तरह का बनता है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, या फिर बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे रूट्स जो है, रूट्स का बिहेवियर डिसाइड करते हैं। ये आपको हम मेरे ख्याल से पिछली क्लासेस में ही पढ़ाया हुआ है इसे। तो यही हमारे पास क्या है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चे। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है और कहां से आया, वो तो इससे ही आ गया कि मैंने y को 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, और x को 0 पुट करूंगा, x की कोऑर्डिनेट्स को 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, तो वहीं से -v/2a और -d/4a आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने देखा कि यार यहाँ पे जैसे हमारे पास x एक्सिस है, सपोज मेरा d ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 के केस में, और यहाँ पे मैंने बोल दिया a भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हमारे पास दो रूट्स आएंगे बच्चे, उस केस में हमारे पास दो रूट्स आएंगे, और वो दो रूट्स हो जाएंगे यहाँ पर, जहां पे वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, जहां पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बच्चे, ठीक है। उसी तरह से दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि a लेस देन 0 हो जाए, a लेस देन 0 हो जाएगा तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, अल्फा बीटा अभी भी आएंगे, पर यहां पर जो वर्टेक्स है वो हो जाएगा पॉजिटिव, वर्टेक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, वर्टेक्स में क्या पॉजिटिव होगा, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस की बात कर रहा हूँ, -d/4 है, x एक्सिस तो क्या शिफ्ट हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, नेगेटिव x एक्सिस पे भी जा सकता है, और वो डिपेंड करता है कि अल्फा बीटा क्या नंबर है हमारे पास। उसी तरह से यहाँ पे ये जो है वर्टेक्स वो होगा नेगेटिव। जब भी वर्टेक्स अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ -d/4a के बारे में बात कर रहा हूँ, ये हो जाएगा नेगेटिव, और इस केस में हो जाएगा ये पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि ये क्वांटिटी, एक्स एक्सिस के ऊपर है ये क्वांटिटी, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है, y जो कोऑर्डिनेट है -d/4 है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, दैट इज -d/4 है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, वैसे ही अगर मैं बोल दूं d इक्वल्स टू 0, तो d इक्वल्स टू 0 में भी दो केसेस बन सकते हैं, एक तो हो जाएगा हमारा जो ये वर्टेक्स यहाँ पे आ गया, और एक हो जाएगा हमारे पास ऐसा, इसी को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, चलो, एक हो जाएगा हमारे पास ऐसा। तो यहाँ पे वर्टेक्स की वैल्यू मतलब -d/4a की वैल्यू 0 आ जाएगी दोनों ही केसेस में, क्यों, क्योंकि d ही 0 है। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यहाँ पे a लेस देन 0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर बच्चे, ठीक है। यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, यहाँ पे a लेस देन 0, -d/4a की वैल्यूज देख रहे हो किस तरह से डिपेंड कर रहा है वर्टेक्स कहाँ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। उसी तरह से सपोज अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू, ये वही है बेसिकली ना, y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब सपोज हमारे पास d लेस देन 0 हो गया बच्चे, d लेस देन 0, इसका मतलब अब हमारे पास दो केसेस हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बनेगा, इसको तो y एक्सिस तो बनाएंगे ही नहीं कभी, x एक्सिस ऐसा बनेगा। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर मैं कोई सी भी क्वांटिटी ले लूं, सपोज मेरे पास था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू f ऑफ x, ऐसे लिख देता हूं, इक्वल्स टू f ऑफ x। अब मैं f ऑफ x की जगह f ऑफ 0 डालूं तो भी क्या आएगा, c। अब यहां पर कोई भी क्वांटिटी हो, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है बच्चे, y ग्रेटर देन 0 मतलब ax² प्लस bx प्लस c, ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा बच्चे, ठीक है। उसी तरह से जब मैं दूसरी बात करता हूं, जब हमारे पास a लेस देन 0 आ गया, तो उस केस में ax² प्लस bx प्लस c विल ऑलवेज बी लेस देन 0, दिख ही रहा है x एक्सिस के हमेशा नीचे, तो ऑलवेज बी लेस देन 0। इसका मतलब अगर उसने बोल दिया है, इसका मतलब अगर उसने बोल दिया है मुझे कि हमारे पास a ग्रेटर देन 0 है, y मतलब हमारा जो d है वो भी लेस देन 0 है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x
एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो। एफ ऑफ जीरो हो, एफ ऑफ वन हो, एफ ऑफ टू हो, एफ ऑफ माइनस वन हो, एफ ऑफ माइनस फोर हो, एफ ऑफ माइनस 43 हो, या कुछ भी हो, हमारे पास हमेशा एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। उसी तरह से इस केस में एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो जाएगा। एग्जाम्पल करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए ये कंसेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। क्या बोल रहे हैं, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू जीरो, सॉरी y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन अब इसमें अलग अलग कंडीशंस बतानी है। देखो इसके दो रूट्स हैं, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे को सबसे पहले तो क्या चीज आ गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू डी विल बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर ये फेसिंग डाउनवर्ड्स है, फेसिंग डाउनवर्ड्स मतलब यहाँ पे a लेस देन जीरो होना चाहिए भाई, a लेस देन जीरो, ठीक है, a लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन, तो ये भी गलत हो गया। अब मैं आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स दे रखा है मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है। तो अगर मैं एफ ऑफ जीरो लिखता हूं तो मुझे क्या मिलता है, a इंटू जीरो का होल स्क्वायर प्लस b इंटू जीरो प्लस सी, मतलब एफ ऑफ जीरो हमेशा मेरे पास क्या होता है, c। और एफ ऑफ जीरो का मतलब क्या हुआ बच्चे, जीरो पर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो पर मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, ग्रेटर देन जीरो दिख रही है, पॉजिटिव वैल्यू है, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब c ग्रेटर देन जीरो है बच्चे, बिल्कुल है। अच्छा, उसी तरह से एक और चीज अभी बता देता हूं, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो कहीं पे अगर a प्लस बी प्लस सी दिया हो तो भी बता सकते हो, इस क्वेश्चन में काम नहीं है उसका। अच्छा, अब आप बोलोगे सर a की वैल्यू हम देख सकते हैं फेसिंग आउटवर्ड, फेसिंग डाउनवर्ड है या फेसिंग अपवर्ड है, ग्रेटर देन लेस देन के लिए। c की वैल्यू भी आपने बता दी, थैंक यू वेरी मच, कि एफ ऑफ जीरो देख लो। पर b को क्या करें, b को क्या करें, b को हम देखेंगे माइनस बी बाई ए से। माइनस बी बाई ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। यहां पर एक रूट है नेगेटिव, एक रूट है पॉजिटिव। यहां पे मैं देख सकता हूं जो डिस्टेंस ऑफ नेगेटिव साइड है वो ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव रूट ज्यादा है बच्चे, नेगेटिव रूट ज्यादा है क्वांटिटी में। तो अगर इसका मतलब नेगेटिव रूट्स, नेगेटिव रूट की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, मतलब ये सिंटेक्स गलत है, नेगेटिव रूट कभी पॉजिटिव से ज्यादा नहीं हो सकता, पर नेगेटिविटी जो है ज्यादा है, तो हमारे पास माइनस बी बाई ए जो सम ऑफ द रूट्स होता है वो नेगेटिव आएगा। अगर माइनस बी बाई ए नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब बी बाई ए पॉजिटिव होगा। अब मुझे पता है ए तो पॉजिटिव है, अब मुझे पता है ए तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ए हमारे पास पॉजिटिव है और ये साइन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब बी क्या हो गया, बी भी पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत है बच्चे। तो ओनली करेक्ट ऑप्शन विल बी सी ग्रेटर देन जीरो, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। तो बी कैसे चेक करना है वो भी देख लिया बच्चे हमने, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब बताओ तुम, अब तुम बताना, साथ साथ में करते रहो। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है और उसने बोल रखा है कि भाई इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो चेहरा खुशी के साथ है तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, चेहरा खुशी के साथ है तो पॉजिटिविटी बढ़ रही है, ए ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल सही। एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, माइनस बी बाई ए देखूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी फैली हुई है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब बी बाई ए जो है लेस देन जीरो होगा। ए हमारे पास पॉजिटिव आ चुका है, इसका मतलब बी ही हमारे पास लेस देन जीरो होगा, बी लेस देन जीरो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब हमें क्या चेक करना है, एफ ऑफ जीरो चेक करना है। किसके लिए चेक करते हैं, सी के लिए चेक करते हैं। सर ये रहा एफ ऑफ सी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब सी नेगेटिव हो गया, तो ये लो सर, आपने ही बोला था। अच्छा, दूसरी चीज क्या दिख रही है भाई, दो रूट्स हैं, दो रूट्स का मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। अगर ये है तो ये भी सही है। अरे वाह सर, चारों ही ऑप्शन सही आ गए। इस क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो गया बच्चे, मेरे ख्याल से सारे के सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम आराम से कर सकते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हैज नो रियल रूट्स। अब जैसे ये बोल रहा है नो रियल रूट्स, तो तुम्हें सुनना चाहिए डी लेस देन जीरो, ठीक है, डी लेस देन जीरो। और जब ये बोल रहा है ना एंड ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो, तो तुम्हें दिखना चाहिए एफ ऑफ वन इज लेस देन जीरो। एफ ऑफ वन लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है, बात समझ में आ गई। एफ ऑफ वन लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है। कोई कमेंट नहीं किया हुआ कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो अब इसके ऊपर बताएंगे कैसे।
सी के बारे में पूछा है। चलिए फिर अब देखते हैं क्या होने वाला है। पहले तो डी लेस देन 0 है। मैंने अभी अभी बताया था जैसे ही डी लेस देन 0 हो जाएगा तो सबसे पहले ए चेक कर लेना, ए ग्रेटर देन है या ए लेस देन है। अब उसने ए के बारे में कुछ बताया नहीं है, चलो ठीक है, पर उसने बोला है एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 0। पर एफ ऑफ वन होता क्या है? वाई एक्सिस नहीं ड्रॉ करते। एफ ऑफ वन ड्रॉ करने का मतलब, एफ ऑफ वन लेस देन 0 का मतलब जैसे ये एक्स एक्सिस है, एफ ऑफ वन कहीं ना कहीं नीचे ही होगा। अरे अब नीचे है तो ऊपर तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए इसको एक्स एक्सिस को लांघना पड़ेगा, लक्ष्मण रेखा को काटना पड़ेगा। क्यों नहीं काट सकता ये? क्योंकि इसके रूट्स नहीं है रियल। एक्स एक्सिस को काटने का मतलब ये रूट बना लेगा, रूट नहीं है तो इसका मतलब एफ ऑफ वन कहीं ना कहीं आएगा, जहां पे भी आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इसका नीचे ही मुंह रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता बच्चे। इसका मतलब एफ ऑफ वन अगर लेस देन 0 है तो एफ ऑफ 0 भी लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पता लगा लिया कि ए जो है वो लेस देन 0 है, ए लेस देन 0 है, डी लेस देन 0 है। तो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि सारी की सारी इक्वेशन लेस देन 0 ही होगी। इसका मतलब सारा का सारा एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन 0 होगा। और अगर लेस देन 0 है तो एफ ऑफ 0 को मैं सी भी बोल सकता हूँ, सी भी हमारे पास लेस देन 0 ही हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट कर दिया, सिंपल। इज दिस क्लियर एवरीवन? बात समझ में आ गई? एफ ऑफ वन अगर लेस देन 0 है तो उसका मतलब सारा का सारा एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 ही होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था डी लेस देन 0 मतलब सारा एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। तो एफ ऑफ 0 भी लेस देन 0, हेंस सी भी लेस देन 0। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द कर्व 16x स्क्वायर प्लस 8a प्लस 5x माइनस 7a माइनस 5 इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस। स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस मतलब ये लो, a ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, d लेस देन 0 इसका मतलब होता है, ये जैसे भी टर्म्स आएंगे ना तो इसका मतलब समझ लेना। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। d लेस देन 0 है, बस निकाल लो, ये तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दैट इज 7a प्लस 5। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे लगा दिया, शुड बी लेस देन 0। 4 इंटू 16 64 होता है, ये भी कट जाएगा। 8 का स्क्वायर भी 64 होता है, तो यहाँ से मैंने 64 हटा दिया, कॉमन ले लिया। a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a प्लस 7a प्लस 5 लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? a स्क्वायर, यही है ना? हाँ ठीक है, a स्क्वायर प्लस 17a प्लस 30 इक्वल्स टू 0 लेस देन 0। इसके आराम से आप दो रूट्स निकालो, बात खत्म। यहाँ से क्या हो सकता है? 15 और 2, तो a प्लस 15, और यहाँ से जाएगा a प्लस 2 लेस देन 0। तो a की वैल्यू कहाँ से? छोटे से बड़े रूट की तरफ, मतलब माइनस 15 से लेकर माइनस 2 तक। लेस देन का साइन। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से अगर लेक्चर नहीं देखें तो जाओ ऊपर आई बटन में जो चमक रहा है उसको क्लिक करो, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स देखो, और इसके रूट्स कैसे निकाले या ये रेंज कैसे आई वो देख लो पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यार ये क्वेश्चन देखो, लॉग आने वाला है, तो लॉग के लिए भी ऊपर एक और बटन चमक रहा है देखो, तो उस पे जाओ, लॉगरिथम पढ़ो, अगर नहीं समझ में आए ये क्वेश्चन तो ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप रेगुलरली पढ़ ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है ln x ln a होल्स, अच्छा ln a कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, ठीक है, माइनस 2x और इसका कोफिशिएंट और दे रखा है ln e a, ठीक है, प्लस ln e की पावर 4a ऐसा दे रखा है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जब भी ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो है ना ये कहीं ना कहीं टच जरूर कर रहा होगा। तो या तो d लेस देन 0 हो सकता है और इक्वल्स टू 0 हो सकता है, d लेस देन और इक्वल्स टू 0 हो सकता है, वेयर a इज ग्रेटर देन 1। a इज ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी बोल रखा है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ सकती कहीं पे भी, तो बहुत ही बढ़िया। देन द वैल्यू ऑफ a कैन बी, ऐसा बोल रहा है, a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। d ग्रेटर देन d लेस देन इक्वल्स टू 0 बोला तो d को निकाल लेते हैं हम। b स्क्वायर 2 है ना, ये तो पहले ही स्क्वायर कर दिया मैंने, चलो b स्क्वायर माइनस 4 ac ln a इंटू ln e की पावर 4a, ये 4 और ये 4 घटा सकता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 आ गया इस बार, ठीक है। तो ln e a को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस ln a, उसी के साथ साथ इसको क्या लिख सकता हूँ? ln a इंटू 4 प्लस ln a। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे हुआ तो लॉगरिथम के चैप्टर्स ऊपर लटक रहे हैं, आई बटन में जाओ, उनको पकड़ लो और वो वीडियोस देख लो। 1 प्लस ln a माइनस 4 ln a प्लस, सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस ln a स्क्वायर। सब ठीक सब ठीक सब ठीक, बिल्कुल सही है।
बी स्क्वायर माइनस, ठीक है ओके, एल एन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 0। हेंस क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, हमारे पास आ गया एल एन ए होल स्क्वायर माइनस 3 एल एन ए। यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, मुझे तो लग रही है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आना हो गया, यहाँ पे भी हो गया, कोई दिक्कत 4 प्लस एल एन ए हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी क्या, 1 प्लस ए एल एन ए, ठीक है इसका स्क्वायर था, ओ इसका स्क्वायर था, मैं वही सोचूं यहाँ पे किस तरह से गलत कैसे आने वाला है। चलिए इसका स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना यार, तो इसका स्क्वायर था 1 प्लस एल एन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 एल एन ए माइनस 4 एल एन ए माइनस एल एन ए का होल स्क्वायर। तो ये एल एन ए का होल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर, अच्छा ये तो प्लस ही आएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 एल एन ए विल बी लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर बोल सकता हूँ एल एन ए विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ, और a विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि इसका बेस जो है बच्चे e है 1 से बड़ा है, तो मैं इसमें इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करूंगा, e की पावर हाफ। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने वाली वो ये है कि आप ये नोट कर ले कि e की पावर रूट e जो होता है बच्चे वो 1.648 होता है, ठीक है ठीक है बात समझ में आ गई, 1.648 होता है, और इसी के साथ मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब इतना याद कर लोगे तो ठीक हो जाएगा काम। ओके तो चलिए अब वो बोल रहा है e की पावर हाफ से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, या इसके बराबर होनी चाहिए, तो ये ले सकता हूँ 1.5 से, तो ये बड़ी है भाई, तो ये नहीं ले सकता। e बड़ा होता है बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 बड़ा होता है बिल्कुल ले सकता हूँ, तो यहाँ से वैल्यू आपको, बात समझ में आ गई बच्चे, इज इट क्लियर। चलें आगे बढ़े, चलो ए बी डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाँ जी। लेट एफ एक्स बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ठीक है, इफ जी एक्स इक्वल्स टू दिस दिस दिस। अब ये जो लिखा हुआ ना बच्चे एफ प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स, ये है डेरिवेटिव्स। तो अगर आपने अभी तक डेरिवेटिव्स नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तब एक बार वापस, एक बार ये क्वेश्चन आएगा इसी, पर अगर आपने पढ़ लिए हैं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड में या ड्रॉप कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ चुका होगा ये डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, या फिर आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स से आइडिया होगा कि डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, इसको मान लेता हूं, तो उस हिसाब से उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक पावर कम आगे खुदाई, एक पावर कम आगे खुदा दिया और हटा दिया, एक पावर कम भी तो करनी है, ठीक है। उसी तरह से एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, इसी चीज का डैश, एक पावर कम तो 2 है। जब मैं जी एक्स लिखने जाऊंगा तो जी एक्स क्या लिख लूंगा अब कि ए एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे ही रहेगा, पर एक्स का कोफिशिएंट देखो ये भी है और ये भी है, तो बी प्लस 2 है, और सी की जगह अब आ जाएगा सी प्लस 2 है। इज इट क्लियर, यही बात हो जाएगी, और बी भी आएगा ना, सी प्लस 2 ए प्लस बी भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो है। अब वो बोल रहा है कि gx क्या नेचर का है, हमेशा लेस देन 0 है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, या क्या चीज। अब वो बोल रखा है कि ये fx जो है वो पॉजिटिव है हर x के लिए, पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसकी a तो है हमेशा ग्रेटर देन 0, और इसका d जो होगा लेस देन 0 हो जाएगा, इसका d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो लेस देन 0 होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इसका भी तो a ही है, तो इसका मतलब लेस देन 0 तो कभी नहीं हो सकती है, लेस देन 0 तो हमेशा होगी, ग्रेटर देन 0, और हाँ जो जी एक्स की वैल्यू है वो लेस देन 0 नहीं हो पाएगी हमेशा के लिए, कभी कभी हो सकती है अगर इसका d ग्रेटर देन 0 आ गया तो, ठीक है, तो इसके d के ऊपर डिपेंड करता है, तो d देख लेते हैं। d इस चीज का क्या होगा, इसका मैं d जो है वो d1 बोल देता हूँ क्योंकि इसके लिए d बोल दिया था, तो b स्क्वायर मतलब b प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी प्लस 2a प्लस b इंटू a, 4ac। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ac माइनस 8a स्क्वायर 4 इंटू 2a इंटू ए, ठीक है ना, माइनस का आगे साइन लगा हुआ है, माइनस 4ab है, पे भी आ गया, तो ये माइनस 4ab कैंसिल, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो है ही सही, साथ साथ में है माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर। अब देखो ये क्वांटिटी ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें से कोई पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस हो रही है, मतलब नेगेटिव में से और नेगेटिव कर दिया, तो ये टोटल क्वांटिटी क्या होगी, नेगेटिव हो गई। अगर ये नेगेटिव हो गई बच्चे तो इसका मतलब d1 भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। d1 नेगेटिव मतलब gx भी हमेशा हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा,
कभी जीरो को टच नहीं करेगा. ए विल बी माई करेक्ट आंसर. बात समझ में आ गई. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका d लेस देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है. उसी तरह से इसका भी तो यही बोल रहा हूं कि इसका d तो हमें पता ही था, 4ac स्क्वायर नहीं है ना ये. हाँ एक मिनट, हाँ हाँ ओके. बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो था ही नेगेटिव ऑलरेडी, ठीक है ना. डी माइनस 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी, 4a स्क्वायर फिर पॉजिटिव क्वांटिटी. अब एक नेगेटिव क्वांटिटी में से एक पॉजिटिव क्वांटिटी कम हो रही है, नेगेटिव में जाएगा और तो वो इसलिए लेस देन जीरो. हेंस इसका भी डी क्या आ गया, d1 जो है gx का वो भी आ गया हमारे पास लेस देन जीरो नेगेटिव. तो हेंस क्या बोल सकता हूँ, इसका a जो है वो पॉजिटिव है, d लेस देन जीरो है. हेंस ये जो चीज हो गई ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगी. दैट्स इट. So that's been my time, guys. Thank you very much. Thank you very much for all of you to study continuously, to coming on this channel continuously and liking and sharing all the videos to all of your friends and all of your family members जो भी मैथ्स में इंटरेस्ट रखते हैं. उस तो फिर अगर आपका कोई फीडबैक है या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि सर और इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, डू मेल मी, चैट मी ऑन इंस्टाग्राम, अदरवाइज फ्रेंड मी ऑन फेसबुक, follow me on Twitter for all the updates, and don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. I'll meet you in the next lecture with quadratic equations, lecture number 5. Till then, bye bye, sayonara, be happy.